दुर्जनपुर नाम के एक राज्य में माधो नाम का एक गरीब आदमी रहता था। माधो बहुत ही बुद्धिमान था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, न बेसन, न घी और न ही गुड़। आप यह सब सामान किसी तरह ले आओ तो हम दोनों हलवा बनाकर खा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सब सामान लेकर आता हूँ। इतना बोलकर माधो घर से बाहर निकल गया और बाहर आकर सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से सामान लाने के लिए कह तो दिया, लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर उसके दिमाग में विचार आया, चलो अपने पड़ोसी रामू के पास चलता हूँ, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब माधो अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा तो रामू ने कहा, अरे माधो, तुम आओ, क्या हाल चाल है भाई? और बताओ, भाभी कैसी है? और सब तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। रामू मन ही मन सोचने लगा, यह गरीब कहाँ से पैसे चुकाएगा? अगर इसे कुछ दे भी दिया तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वह बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो माधो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। आजकल मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में तुम्हें क्या बतलाओ। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से उसके लिए कुछ ला सकूं। तब तो मैंने तुम्हें बेवजह ही तकलीफ दे दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। इतने में रामू की पत्नी ने आवाज लगाई, हाजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है, जल्दी से आ जाइए। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो रामू हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा माधो, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। इसके बाद माधो उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर माधो सोचने लगा, लगता है रामू मुझे कुछ देना ही नहीं चाहता था, इसलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से कितनी अच्छी सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते माधो की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर माधो ने पूछा, क्यों भाई, यह किसका मकान है? आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर के सेठ राम प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 वर्ष बाद सेठ जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेगा तो कब करेगा? आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। इतना बोलकर वो राहगीर वहाँ से चला गया। माधो सोचने लगा, कल यहाँ दावत होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। माधो कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया और वो वहाँ से निकलकर सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर बोला, राम राम सेठ जी, आपके पास गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होंगी? अरे आओ, राम राम भैया, राम राम। कहाँ से आए हो? मैं सेठ राम प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण है ना? लड़का हुआ सेठ जी को? अच्छा, सब तो हमारी तरफ से बधाई देना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? यह तो मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल इतना कहा था कि लाला ताराचंद के यहाँ पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां है, और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है। ये साथ लेते हैं और वो साथ बेच देते हैं। फिर भी यूँ समझ लो कि कम से कम 10-20 बोरियां जरूर होंगी, और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दिलवा देता हूँ। माधो ने एक पाव बेसन लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद माधो वहाँ से एक घी के व्यापारी के पास पहुँचा और बोला, राम राम लाला जी।
अरे राम राम भैया, राम राम। घी के 40 पीपे होंगे सेठ जी। 40 पीपे मिल तो जाएंगे, और तू ये बता कि तू आया कहाँ से है, किसने भेजा है तुझे? सेठ जी, राम प्रसाद जी के यहाँ कल बेटे का नामकरण है ना, वो घी के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो घी दिया था वो मिलावटी का था, जाकर कह देना अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो नमूना वमूना हम नहीं दिखाते। उसकी बात सुनकर माधो हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। माधो एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उससे वही बातें बोल दी। उसकी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, अरे सेठ राम प्रसाद ने हमें याद किया, यह तो हमारे धन्य भाग है। तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर घी मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में माधो को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। माधो बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चलता बना। इसके बाद माधो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही। उस सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक पाव गुड़ माधो को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले चोखा गुड़ है, और जल्दी लौट कर बता कि गुड़ की कितनी बोरियां चाहिए। माधो गुड़ लेकर वहां से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वह शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। उसकी पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आई, मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। उसकी पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात यह थी कि उसी रात राज्य के राजा दुर्जन सेन भेष बदलकर घूम रहे थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर माधो अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। वो अपना पड़ोसी है ना रामू, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा, फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो हम दिया बाती जलाए बिना ही अंधेरे में बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी समय राजा भी घर के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर माधो और उसकी पत्नी दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। माधो ने अपनी पत्नी को कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने तुरंत दिया जला दिया। तभी माधो ने देखा कि वहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, ये मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया, जिससे मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मैंने बड़े ही मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा किया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कहने लगा, अच्छा जरा बताओ तो कि तुम किस प्रकार से यह सामान लेकर आए थे? राजा के प्रश्न के उत्तर में माधो ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। भाई अब सारा सामान खत्म हो गया, अब और हलवा नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे ये स्वर्ण मुद्रा भी नहीं ले रही, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराजा दुर्जन सेन के दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करेंगी। इतना कहकर राजा दुर्जन सेन वहाँ से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम माधव है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन सुबह के समय माधो की पत्नी ने अपने पति से कहा,
आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले लेनी चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल जाकर तो देखिए क्या होता है। और जहाँ तक उनके उपहार देने की बात है, तो मैंने परसों ही एक कबूतर पकड़ा था। उसे पालतू बनाने के लिए मैंने उसके पर काट दिए। आप तो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हो और मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। मैंने सोचा कि उसे कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। माधो अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा के पास आकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत आपसे मिलना चाहता है। उस दूत को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। उस दूत को राजा के सामने उपस्थित किया गया। महाराज की जय हो। मैं बहादुरगढ़ की राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत? हमें बताओ। महाराज, यह पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर इसका उत्तर देना होगा। यह कहते हुए उस दूत ने फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और कुछ गेहूं के दाने उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है। हमारे महाराज को आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? उफ, इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। बहादुरगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, चंद्रभान, बताइए इस पैगाम का क्या अर्थ है? परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं दे सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। बहादुरगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सके। तभी राज दरबार में माधो का आगमन हुआ। माधो ने महाराज को देखकर प्रणाम किया और उन्हें देखते ही माधो समझ गया। अरे, यह तो वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात तो हम भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं करवाया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अरे, इसमें माफी की क्या बात है? बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी हम तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गई। राजा और माधो की बात को कोई मंत्री और दरबारी नहीं समझ सका। माधो राजा के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है, इसीलिए वह बोला, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर माधो को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर माधो ने कहा, तो आपको बहादुरगढ़ के राजा के इस पैगाम ने परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। मित्र, अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माधो ने अपने पिंजरे में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने आगे बढ़कर सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया। यह देखने के बाद बहादुरगढ़ से आए हुए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने माधो से पूछा, एक बात बताओ मित्र, तुम यह कबूतर किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि यह आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। असल में बात यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है। कुछ न कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। राजा ने बड़ी खुशी से माधो का उपहार स्वीकार किया और फिर कहने लगे, एक बात और बताओ मित्र, तुमने बहादुरगढ़ के राजा के पैगाम का क्या अर्थ लगाया
और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? अरे यह तो बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। बहादुरगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से बंदी बनाने का संदेश भेजा था। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। माधो की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रश्न हुए और बोले, शाबाश मित्र, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत ही पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। मंत्री जी, माधो के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक कुशल लोहार रहता था। उसके हाथ हर ऐसी वस्तु को बनाने में सक्षम थे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मगर उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से लोहार को इतना काम नहीं मिल पाता था। वह स्वयं तो हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार था, पर अपनी पत्नी, जिसका नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी, जैसी 100 वर्ष में एक बार पैदा होती है, अचानक लोहार के दिमाग में कमाई करने के लिए राजधानी जाने का विचार आया, जहां शायद धनी लोगों को उसकी बनाई चीजों की जरूरत हो सकती थी। अपनी पत्नी से विदा लेते हुए उसने कहा, सुनो रूपवती, मैं 3 वर्ष के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। क्या फिर मुलाकात होने तक तुम मुझे याद रखोगी? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगी? रूपवती एक नीला फूल अपने पति को देते हुए बोली, प्रिय, यह फूल लो और इसे संभाल कर रखो। मैं पतिव्रता धर्म का पालन हमेशा करती रहूंगी। तुम कहीं भी क्यों न रहो, कैसे भी यात्रा पर क्यों न गए हो, इतना याद रखो, जब तक ये फूल नहीं मुरझाएगा तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भी नहीं मुरझाएगा। लोहार अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करके घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक चाय की दुकान दिखाई दी। वहाँ अनेक ग्राहकों के बीच उसे 3 ठाटदार कपड़े पहने आदमी नजर आए, जो कुछ खा पी नहीं रहे थे, मौन खड़े हुए थे, मानो उन्हें कोई दुख सता रहा हो। लोहार को देखकर वे इस तरह से घूरने लगे कि वो परेशान हो उठा। अरे भाइयों, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ, मगर ईमानदार आदमी हूँ। इस राजधानी में दूर दराज के गांव से काम ढूंढने आया हूँ। मैं कुशल लोहार हूँ और जो मुझे काम सौंपेगा वो याद रखेगा कि उसका वास्ता मुझसे पड़ा है। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से सबसे बड़े ने लोहार से कहा, अरे भाई, हमारी एक एक बात ध्यान से सुनो। हम तीनों राजा सूर्यदेव के वजीर हैं, जिसकी खबर इस चाय वाले को भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम समय काटने नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाजारों, चाय खानों और भीड़ भाड़ वाली जगह के चक्कर काट रहे हैं। राजा ने हमें उसके लिए सोने और चांदी का महल बनवाने का हुक्म दिया है। उसने समय पर महल तैयार न करने पर हमें मौत की धमकी दी है। हम बड़ी उलझन में हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम राजधानी में किसी ऐसे कारीगर को नहीं खोज पा रहे जो इतना कठिन कार्य करने को तैयार हो। अगर तुम काम करके हमारी सहायता नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम सलाह तो दे सकते हो। बुद्धिमान वजीरो, खुद किस्मत ने मुझे इस चाय खाने की राह दिखाई है। मुझे आवश्यक सोना चांदी दीजिए और मददगार दीजिए। मैं आपको निश्चित समय पर ऐसा महल तैयार करके दूंगा जैसा आज तक किसी राजा के पास नहीं हुआ। लोहार ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। भट्टियां दहकने लगी, हथौड़ों तले मूल्यवान धातु ठनठनाने लगी और चतुर कामगार बड़े कारीगर के निर्देशानुसार काम करते हुए इधर उधर भागने लगे। समय के अनुसार महल बनकर तैयार हो गया। वास्तव में उससे पहले कभी इतने सुंदर भवन ने किसी राजधानी की शोभा नहीं बढ़ाई थी। राजा सूर्यदेव ने जब नया महल देखा तो उसने तुरंत अपने वजीरों का वेतन तिगुना कर दिया। फिर वह बोला, मैं धरती पर ये अलौकिक चमत्कार कर दिखाने वाले कारीगर को देखना चाहता हूँ। लोहार को लाया गया। राजा ने उससे कहा, आज से तुम मेरे घनिष्ठ सलाहकार और दोस्त हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा और कौशल का उपयोग न तो मेरी प्रजा करे और न ही कोई विदेशी बादशाह। तुम इस सुंदर महल में मेरे पास रहोगे और केवल मेरे लिए काम करोगे। तीनों वजीर लोहार से मन ही मन जलने लगे और अकेले में मिलकर उसे
किसी तरह बर्बाद करने की सोचने लगे। एक दिन वजीरों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपका चहेता लोहार जादूगर है। उसने महल किसी जादुई फूल की सहायता से बनाया है और उसी की बदौलत वह आपका कृपा पात्र बन गया है। उस फूल को वह लोगों की नजरों से छिपा कर रखता है। हमें लगता है कि यह दुष्ट आपके प्राण लेने के लिए आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। तुम मुझसे छिपाकर कौन सा फूल सीने में लगाए रखते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच सच बताओ। लोहार हैरान रह गया कि उसका रहस्य किसने खोला है। उसने न मुरझाने वाला फूल निकालकर राजा सूर्यदेव को अपनी पत्नी तथा उसकी विदाई के समय कही सारी बातें ईमानदारी से बता दी। महाराज, ये फूल मेरी पत्नी के प्रेम की निशानी है। जब मैं घर से आया था तो उसने मुझे जाते समय कहा था कि जब तक यह फूल नहीं मुरझाएगा तब तक मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बना रहेगा। महाराज, यह ढीठ अपने मालिक के सामने झूठ बोलने का साहस कर रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी पत्नी इसे कब का भूल चुकी है और किसी भी आदमी से खुशी खुशी शादी करने को तैयार बैठी है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो धन और उपहार के लालच में न फंस जाए। अगर महाराज आप इजाजत दें तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक तुम कोई सबूत लेकर नहीं आओगे तब तक इस कारीगर को बिना कोई हानि पहुंचाए कैद खाने में रखा जाएगा। पहला वजीर सरपट घोड़ा दौड़ाता उस गांव में पहुंचा जहां लोहार की पत्नी रहती थी। उसने वहां किसी संदिग्ध व्यक्ति से जान पहचान कर ली और उसकी मुट्ठी गर्म करके उसे अपनी योजना बताई। अरे भाई, लोहार की पत्नी जैसी पतिव्रता औरत इस गांव में ही क्या सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस मामले में केवल रजिया ही तुम्हारी मदद कर सकती है। वह आदमी बिना कल पर टाले दुष्ट औरत रजिया को वजीर के पास ले आया। वजीर ने सारा किस्सा रजिया को बताया। उसकी सारी बात सुनकर वह बोली, अजनबी, अगर तुम्हारे पास 1000 सरफिया हो तो मैं तुम्हें उस औरत से मिलने के लिए अपनी सारी चालाकी से काम लेने को तैयार हूँ। वजीर ने 1000 अशरफियां रजिया को दे दी। फिर वह लोहार के घर की तरफ चल दी। रजिया कुछ अशरफियां लोहार की पत्नी को देते हुए बोली, बेटी, तुम्हारा पति प्रदेश की खाक छानता फिर रहा है और शायद तुम्हें भूल भी चुका होगा। ये रकम तुम्हारे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक ऐसे भले आदमी ने तुम्हें भिजवाई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह नामी और धनी है और अगर तुम उसे जरा प्रेम से पेश आओ तो वह तुम्हें सोने में पीली कर देगा और सुखी बना देगा। मोसे, उस आदमी को मेरे पास ले आओ। मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगी। उसे रास्ता दिखाकर खुद घर चले जाना। मैं उसका वैसे ही स्वागत करूंगी जिसके वह योग्य होगा। रजिया वजीर के पास जाकर बोली, लोहार की बीबी ने रकम रख ली और वह हर बात के लिए तैयार है। आज की शाम तुम उसके साथ बिताओगे। वजीर अपनी सफलता पर बहुत खुश हुआ। जब अंधेरा हुआ तो वजीर लोहार के घर पहुंचा। रूपवती ने मुस्कान और हंसी मजाक के साथ अतिथि का स्वागत किया। उसे चूल्हे के आगे बिठाया और उसके सामने खाना परोस दिया। किंतु वजीर ने पुलकित होकर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। वजीर ने घबरा कर पूछा, यह क्या हुआ? लोहार की पत्नी को खटखटाहट का कारण भली भांति मालूम था। उसने दिन में ही दरवाजे पर पति का हथौड़ा लटका दिया था और उस समय रात की हवा उसे हिलाकर लकड़ी से टकरा रही थी। किंतु स्त्री ने खुद भी बुरी तरह डरने का दिखावा किया और जल्दी से बोली, आदरणीय अतिथि, यह जरूर मेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा होगा। वह ज्यादा देर नहीं रुकेगा। तुम कृपया करके 1 मिनट के लिए पास वाले कमरे में छिप जाओ। वजीर ने दहली लांघी ही थी कि स्त्री ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सिर के बल अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसी समय शाही महल बंद लोहार ने नीले फूल को निकाल कर देखा। फूल ताजा और खुशबूदार था, वैसा ही जैसा कि रूपवती ने बिछड़ने के दिन दिया था। अगले दिन लोहार की पत्नी ने गड्ढे में भेड़ के ऊन का ढेर डाल दिया और अपने कैदी को उसे धुनने का आदेश दिया। याद रखो, काम ढंग से नहीं किया तो दोपहर में जई की रोटी नहीं मिलेगी। वजीर को गए कई दिन बीत गए, जबकि राजा उसका इंतजार करता करता ऊब गया। एक दिन उसने दूसरे वजीर से कहा, तुम्हारे मित्र की मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि लगता है वह कुछ नहीं कर पाया है। अगर तुम लोगों ने कारीगर की झूठी शिकायत की
तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, हमने आपको बिल्कुल सच बात बताई है। अगर आप हुक्म दे तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। कुछ समय बीतने पर दूसरे वजीर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि पहले वजीर के साथ हुआ था। व्यर्थ धन खर्च करके वह भी गड्ढे में पहुंच गया। गड्ढे में उसकी दृष्टि भीड़ का ऊन धुन रहे आदमी पर पड़ी। तुम कौन हो? तब वे एक दूसरे को पहचान गए और एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए आपस में झगड़ने लगे। लोहार ने नीला फूल निकालकर देखा, वह ताजा और सुगंधित था। राजा सूर्यदेव ने इस बीच दूसरे वजीर के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना तीसरे वजीर को लोहार की पत्नी के पास जाने को कहा। अगर तुम 3 सप्ताह में मेरे सामने हाजिर नहीं हुए तो तुम और वे दोनों नीच फांसी के फंदे से बच नहीं सकोगे। तीसरा वजीर राजा का आदेश पाकर सफर पर निकल पड़ा और शीघ्र ही वह भी बिना कोई सफलता हासिल किए गड्ढे में अपने मित्रों से जा मिला। तीनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। उधर एक दिन राजा ने लोहार को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। मेरे तीनों वजीरों को तुम्हारी पत्नी के पास गए हुए काफी अरसा बीत गया, पर अभी तक वे लौट कर नहीं आए हैं। मुझे संदेह है कि तुम्हारी पत्नी ने उन्हें अपने जादू से मार डाला है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का भी सिर कटवा दूंगा। लेकिन अगर वजीरों ने तुम पर झूठा लांछन लगाया है तो उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। मैं खुद तुम्हारे घर जा रहा हूँ और हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कुछ समय बाद राजा सूर्यदेव अपने सैनिकों के साथ लोहार के गांव की तरह चल दिए और लोहार राजा को अपने घर में ले आया। राजा ने रूपवती से पूछा, ऐ स्त्री, क्या तुम्हारे पति की गैरहाजिरी में तुम्हारे पास मेरे 3 वजीर आए थे? आपकी उम्र दराज हो गई महाराज। वजीरों की जगह तो अपने राजा के दरबार में होती है। वे गरीब और अकेली स्त्री के घर में क्यों आएंगे? राजा चुप हो गया और अपनी व्याकुलता छिपाने के लिए कालीन को ध्यान से देखने लगा। तुम्हारे पास यह इतना बढ़िया कालीन कहाँ से आया? जहाँ पनाह यह कालीन मेरी नौकरानियों ने बुना है। नौकरानियों ने? लेकिन तुम्हारा पति तो मुझसे कहता था कि वह तुम्हें बहुत गरीबी हालत में छोड़ गया है। नौकरानियां रखने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? महाराज, मेरी नौकरानियां तनख्वाह नहीं मांगती। वो दिन में जई की एक रोटी के बदले मेरे सारे काम करती है। इतना बोलकर रूपवती अंदर गई और तीनों वजीरों से फुसफुसाकर बोली, मुसीबत आ गई। मेरा पति लौट आया। अगर उसने आपको मेरे घर में देखा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मैं आपकी मृत्यु नहीं चाहती, इसलिए यह उस्तरा लीजिए और जल्दी से अपनी दाढ़ी मुंह से साफ कर लीजिए। ये लीजिए मेरे पुराने कपड़े, बिना देर लगाए इन्हें पहन लीजिए। फिर मैं आपको अपनी सहेलियां बताकर घर से बाहर कर दूंगी। वजीरों ने बिना चूकिए औरत की बात मान ली और कपड़े पहनकर बाहर आ गए। राजा सूर्यदेव हैरानी से उन्हें कई देर तक देखता रहा और अंत में बोला, कितनी अजीब नौकरानियां हैं। कदकाठी से तो नहीं लगती कि ये औरतें हैं। मुझे इनके चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। महाराज, यही है वो जिन्होंने आपसे मेरी झूठी शिकायत की और मेरी पतिव्रता पत्नी पर लांछन लगाया। महाराज महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राजा सूर्यदेव आरंभ में उनकी बात गुस्से में सुनता रहा, पर जब वे लोहार के घर में हुई अपनी दुर्गति के बारे में बताने लगे तो राजा सूर्यदेव के हंसते हंसते आंसू आ गए। अरसे से मैं इतना दिल खोलकर कभी नहीं हंसा। आज से ये तीनों मूर्ख जिन्हें इस स्त्री ने धोखा दिया और जिन्हें पहले मैं अपने वजीर कहता था, मेरे यहाँ मामूली नौकरों का काम करेंगे। इनसे मैं पूरे महल की साफ सफाई करवाऊंगा और तुम मेरे कुशल कारीगर रहोगे। अपनी पतिव्रता बीवी को लेकर एक सम्मानित अतिथि के रूप में मेरे साथ राजधानी चलोगे। मैं तुम्हारी सेवा और योग्यता के अनुसार तुम्हें बहुत से पुरस्कार दूंगा।